आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो कह रहा है फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। तो कह रहा है एक कोई पार्टिकल है यानी कण है जिस पर F बल लग रहा है और फोर्स तो देखिए 2 का 2 ही है, 2 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस में जो है वेरिएशन है, परिवर्तन हो रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। कह रहा है द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। तो ये जो 12 मीटर तक का विस्थापन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना दिया है। तो ये फिगर बना हुआ है। तो अगर हम इस जो भी एरिया होता है, तो जैसे ये जो एरिया घेरा गया है ये ग्राफ के द्वारा, इसका क्षेत्रफल ही वर्क डन होता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो एक भुजा में बल है, एक भुजा में विस्थापन है, तो जाहिर सी बात है कि इस भुजा का इस भुजा में गुणा कर दिया जाए तो कार्य निकल आएगा। या दूसरी तरह समझें कि एरिया यानी क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2 भुजाओं का गुणनफल। तो एक भुजा हमारी ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो इनका अगर गुणनफल निकाला जाए तो ये क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो हर तरीके से सिद्ध हो रहा है कि कार्य निकलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल लें रेक्टेंगल, और फिर इस ट्रायंगल का निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर FD ग्राफ, यानी FD ग्राफ का क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इस आयत का ABCD का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा एरिया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर ये लंबाई माना जाए 2 न्यूटन है, तो 2 गुणे चौड़ाई कितना होगी, 7 में 3 घटा दें तो 7 में 3 घटा दिया गया, तो ये चौड़ाई आ गई। प्लस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, यानी 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार कितना है, तो इसी ये भुजा और ये भुजा 2 ही आर्म हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं में कोई एक आधार है और एक लंब है। मान लीजिए ये आधार है अगर, तो आधार हमारा 2 हो गया, तो 2, और ये लंब है अगर, तो 12 - 7 हमारा लंब हो गया, तो 12 - 7, तो ये आ गया 8 + 5 = 13 जूल। तो किया गया कार्य इस ग्राफ में कितना होगा, 13 जूल। तो 31 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स विच काज डिस्प्लेसमेंट S इन मीटर इन इट, गिवन बाय रिलेशन S = 1/3 t², where t is in second, work done by the force in 2 seconds is। कह रहा है कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और उस पर कोई एक नियत बल लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो उसका विस्थापन कितना हो रहा है, यस हो जा रहा है। और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है यस = 1/3 t², यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ये रिलेशन है जो दिया गया है, जहाँ पर t हमारा सेकंड में है। तो कह रहा है 2 सेकंड में वर्क डन कितना होगा। अब देखिए टाइम आ गया, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल की जगह द्रव्यमान गुणे त्वरण रखना पड़ेगा,
और त्वरण की जगह वेग परिवर्तन बटे समय रखना पड़ेगा, तब समय को हम रख पाएंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इसका समय के साथ क्या रिलेशन है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के टाइम से रिलेशन है, यस इक्वल टू t²/3। अब इसको अगर हम ds/dt करेंगे, विस्थापन बटे समय, यानी t को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2t/3। और फिर इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा d²s/dt², तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी त्वरण आ गया हमारा, एक्सीलरेशन। इसको समझने का प्रयास करिए। W इक्वल टू F इंटू यस होता है, यानी M इंटू A इंटू यस आता है। तो ये A आ गया हमारा, A का मतलब त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो त्वरण हमने निकाल लिया, यस हमको दिया है, M क्वेश्चन में दिया है, तो अब निकल आएगा। तो ये त्वरण आ गया, इस प्रकार से निकाला गया। जैसे एक इस t को इधर ले आए तो ds/dt हमारा विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। और इसका फिर एक बार अगर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो त्वरण हो जाता है। तो d²s/dt² से आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी A निकल आया। अब देखिए वर्क डन W इक्वल टू FDS होता है। अगर वेरिएबल है कुछ तो उसके लिए साइन लगाया जाता है। तो ये हो गया M, F को तोड़ा गया M इंटू A में, तो A की जगह ये रख दिया गया क्योंकि यही त्वरण है। तो d²s/dt² इंटू ds यानी विस्थापन। तो ये हो गया M d²s/dt² इंटू ds/dt इंटू dt हो गया है, d²s/dt यानी d2s/dt² कह सकते हैं, और ds/dt इंटू dt। यहाँ पर इसको वेग में बदलना है ताकि हम ds/dt की जगह रख सकें, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे dt का गुणा कर दिया। तो ये आ गया। अब 0 से 2 सेकंड तक के लिए हमको निकालना है, तो 0 से 2 कर दिया 3 इंटू, अब यहाँ पर 2/3 आ गया इसका मान, ये पूरे का, इंटू अब ds/dt का मान ये आ गया 2t/3 dt तो है। तो ये हो गया, 3 से 3 कट गया तो 4/3, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए 4/3। अब 0 से 2 तक t dt हो गया, t dt। अब ये हो गया 4/3। अब t dt है तो t² हो जाएगा, तो t² जो स्क्वायर होता है उसको बटे में 2 लिखते हैं। तो 0 से 2 तक, तो ये हमारा आ गया। t की जगह जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे 0 से 2, पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4/2 यानी 4 आएगा। तो 4 दूनी 8/3, तो 8/3 जूल आ गया। 32 का डी आंसर हमारा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फोर्स F acting on an object varies with distance x as shown here। कह रहा है एक बल जो है काम कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है F, और उसके द्वारा विस्थापन कहाँ तक होता है, x तक होता है, x, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। कह रहा है द फोर्स इज इन n एंड x इज इन m। जो बल है वो n है x में, जो कि x हमको मीटर में दिया गया है m। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 6 मीटर। तो 0 से 6 मीटर तक हम लोगों को अगर विस्थापन हो तो कह रहा है कि कितना
वर्क डन किया जाएगा F बल द्वारा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो भी ग्राफ है उसका क्षेत्रफल होता है। तो एरिया अंडर एफ(x) कर्व बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज। ट्रेपेजियम का मतलब समांतर चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज बना है इसका ये एरिया, समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, अंग्रेजी में उसको ट्रेपेजियम हो। तब फिर उसी तरह करेंगे, इतने का लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे क्योंकि ये आयत है रेक्टेंगल, और इतना हमारा ये त्रिभुज है तो इसका अलग निकालेंगे। या फिर ट्रेपेजियम का अलग फार्मूला होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। तो ये समांतर भुजाएं, इनका योग गुणे उनके बीच की दूरी ये बटे 2, इस तरह भी निकाला जाता है। तो देखते हैं। तो देखिए वो सीधा निकाल दिया, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो 6 + 3 इंटू उनके बीच की दूरी 3। समांतर भुजाओं का योग, तो ये 1 से 3 तक ये 3 है, और ये 0 से 7 तक ये 7, 6 है 6। तो 3 + 6 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, दोनों भुजाएं कितनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी पे हैं जो डॉट डॉट, तो ये 3 है। तो 6 + 3 गुणे 3/2। तो ये समांतर भुजाओं का योग 6 + 3 गुणे उनके बीच की दूरी 3 है बटे 2। तो ये आ गया 13.5 जूल। तो यही कार्य हमको प्राप्त होगा। 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फोर्स एक्ट ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x बराबर 3t - 4t² + 3t³। ये हमको जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उसका वजन 3 ग्राम है और उस पर बल लग रहा है। तो ये फार्मूला, ये इक्वेशन है। कह रहा है वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में कितना कार्य हमको प्राप्त होगा, तो इसको देखते हैं। सीधा सीधा बात है। देखिए बल दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन तो हमको पता है, त्वरण निकालना है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान है, त्वरण निकालना है। तो जो विस्थापन है इसका 2 बार अगर डिफ्रेंसिएशन कर दिया जाए तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में। कैसे? जैसे ये x है तो विस्थापन है, तो x/t कर दे तो क्या है, विस्थापन बटे समय वेग होता है। और एक बार फिर t कर दें तो त्वरण होता है, क्योंकि 2 बार जब नीचे t हो जाएगा तो x/t² होगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं मात्रक। तो किसका होता है, त्वरण का ही तो होता है, एक्सीलरेशन का। तो ये बात समझिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3t - 4t² + 4t³ t³। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो dx/dt यानी वेग प्राप्त हो गया। तो इसका जब किया तो dx/dt में t से t कटा 3 बचा, माइनस 1t से t कटा तो 4t हुआ, और जो स्क्वायर है उसका गुणा हुआ तो 8t हुआ, प्लस 3 है तो 3 का गुणा हुआ तो 3t, और इसका -1 हुआ पावर में तो t² हो गया। अब v 0 सेकेंड में कितना वेग होगा, तो ये हमारा इसमें 0 रख देंगे जब t की जगह इसमें, तो ये सब इतना 0 हो जाएगा, केवल इतना बचेगा, तो 3 मीटर/सेकेंड। और 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में हमसे पूछ रहा है कितना कार्य होगा, तो पहले 4 सेकेंड में कितना वेग होगा, तो t की जगह 4 रख देंगे। 4 रखा तो ये आ गया 13 मीटर/सेकेंड। अब कार्य बराबर होता है
अब कार्य बराबर देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये निकाल दिया है। तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के बराबर होता है। तो W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो हाफ m चौथे सेकंड में काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो हाफ m v4 का स्क्वायर माइनस हाफ m v0 का स्क्वायर। तो हाफ m कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा v4 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर, यानी चौथे सेकंड में वेग, 4 सेकंड में वेग माइनस 0 सेकंड में। तो ये हो गया 1/2। द्रव्यमान 3 क्वेश्चन में दिया है और 10 की घाते 3 क्योंकि मीटर पर सेकंड में है। और ये देखिए अंदर ये ग्राम में है क्वेश्चन में, तो इसको किलोग्राम बदलने के लिए 3 का गुणा किया, -3 होना चाहिए था। अभी देख लेते हैं, जो भी है ग्राम में होगा तो किलोग्राम बदलेगा, तो 10 की घाते -3 होना चाहिए। और ब्रैकेट में ये 13 का स्क्वायर क्योंकि v4 13 है, v0 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने में 240 गुणे 10 की घाते 3 जूल। तो ये आ गया 240 मिली जूल। मिली जूल आया क्योंकि ये देखिए 3 का गुणा कर दिया है। इसको देखते हैं द्रव्यमान कितना है, 3 ग्राम है। 3 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घाते -3 का गुणा होगा। वही हम बता रहे हैं, कुछ त्रुटि है इसमें, तो कैलकुलेशन वाली त्रुटि है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये 10 की घाते 3 किया -3 होगा, तो इसको हटाएगा तो मिली जूल आ जाएगा। तो 34 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, स्थिति पे निर्भर बल कितना है, अब बराबर 7 - 2x + 3x² न्यूटन। कह रहा है एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उस पर यह बल लगाया जा रहा है, तो उसका विस्थापन x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक होता है। तो कह रहा है द वर्क डन इन जूल इज, तो कार्य हमको जूल में बताना है। जैसे पहले किए हैं वैसे अब भी होगा। एक बार बात समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फोर्स दे दिया 7 - 2x + 3x²। मास m बराबर 2 kg। डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 मीटर है, तो 5 मीटर ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू ये समाकलन वाला साइन f dx, क्योंकि dx हमारा वेरिएबल है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे परिवर्तनशील विस्थापन dx। तो 0 से 5 मीटर तक हमको निकालना है। तो ये f हमको दिया है 7 - 2x + 3x² dx हो गया। तो ये आ गया 0 से 5 में, जब dx अंदर होगा तो ये 7x हो गया, x का गुणा हो जाएगा तो 7x - x², जितना स्क्वायर होगा उतने का भाग होगा, तो 2 2 कट जाएगा, प्लस ये स्क्वायर है तो क्यूब होगा बटे 3 होगा, तो 3 3 कट जाएगा, तो केवल x³ बचा 0.5। आप देखिए ये d की जगह x की जगह 5 रख देंगे तो ये आ गया, पहले 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब 5 तो पहले तो कोई मतलब नहीं, जब 0 रखेंगे कुछ बचेगा ही नहीं। अब 5 रखेंगे तो 7 × 5 -5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो ये आ गया 35 - 25 + 125, तो आ गया 135 जूल। तो 35 का ए वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, विभव ऊर्जा का सवाल है, स्थितिज ऊर्जा। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज U = A/r² - B/r। ये पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार से दिखाया गया। कह रहा है वेयर A and B आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो R हमारा A और B क्या है कि कांस्टेंट है, और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में।
और आर हमारी दूरी है केंद्र बिंदु से जहां तक विस्थापन हुआ है वहां तक। तो कह रहा है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, संतुलन की जो स्थायी संतुलन है, तो कह रहा है कि पार्टिकल कितना दूरी पर है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। इसको देखते हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू A/r² माइनस B/r, ये हमको दिया है। अब देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और यही जो कार्य है, यही जैसे हम कोई पत्थर छत पे ले जाएं चढ़ा करके, तो जो हम कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हुआ है। तो U इक्वल टू F इंटू डी। तो F इक्वल टू U/d दूरी। अब देखिए अगर ये F जो लग रहे हैं चारों ओर से, इनका नेट अगर 0 आ जाए लगने वाले बलों का, तभी स्थायी संतुलन हो पाएगा। नहीं तो जिधर का बल ज्यादा होगा वो अपने हिसाब से अपनी ओर ले जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये हमारा 0 होना चाहिए। अब अगर ये d बहुत कम हो तो हम इसको U/r लिख सकते हैं, इसको r, तो ये हो जाएगा dr। अगर ये dr होता कम दूरी के लिए तो dr लिख देते। तो वही देखिए लिखा है du/dr। अगर ये भी बहुत कम हो, ये भी बहुत कम हो अगर, तो du हो जाएगा। तो du/dr इक्वल टू 0 होना चाहिए यार। तो du/dr इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि du/dr हमारा ये बल निकल के आ गया, फोर्स। यहाँ से देखिए W इक्वल टू F इंटू dr, यानी कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो du बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे विस्थापन या दूरी। तो ये आ गया 0। ये इसको अगर हम 0 करेंगे, यानी बल जितने भी लग रहे हैं उनका, जैसे मान लीजिए कि एक बल इधर को लग रहा है, एक बल इधर को, अगर इनको जोड़ा जाए तो जब 0 होगा तभी अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो अपनी जगह बनी रहेगी। अगर कोई भी बल ज्यादा कम हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्थायी संतुलन के लिए ये F 0 होना पड़ेगा। तो du/dr F ही है, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए 0 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस, अब ये du/dr बराबर 0 को जब सॉल्व करेंगे तो अब u बराबर तो इतना है, तो इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इसकी जगह जब इसको रखेंगे A/r² बटे dr और B/r, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो ये आ जाएगा माइनस 2A/r³। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का गुणा हुआ, 1 है तो 2 हो गया, पावर में 1 होगा तो 2 हो गया। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ गया, क्यूब, प्लस माइनस है, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, या माइनस में है तो प्लस हो गया, प्लस B/r है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है तो बटे इसका जब क्यूब होगा तो -1 करके एक पावर में भाग होगा, तो यही जो भाग हुआ 2 का वो ऊपर चला गया तो ये 2 आ गया। तो ये 2A/r³ इक्वल टू B/r² हो गया। तो ये r बराबर आ गया 2A/b। 36 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। कह रहा है कि कार्य अगर किया जाए तो किसी सिस्टम की यानी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
तो इसका देखिए बी वाला आंसर करेक्ट होगा, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो संरक्षी बल है उनके विरोध में सिस्टम के द्वारा जब बल किया जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कोई पत्थर उठा के हम ले जा रहे हैं अपने छत पर, तो हम कार्य कर रहे हैं, मतलब पत्थर और हम एक सिस्टम निकाय है, तो सिस्टम में हम हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। तो हम जब पत्थर को उठा के छत पे ले जाएंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारा कार्य संचित हुआ। तो कार्य किसके द्वारा किया गया? सिस्टम के द्वारा। और हमारा जो कार्य है ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, संरक्षी बल द्वारा, क्योंकि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहे हैं। गुरुत्वीय बल हमारा संरक्षी बल है। तो जब हम छत पे ईंट ले जाएंगे, अब उसको नीचे नहीं लाना पड़ेगा, उसमें वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और जब वहां से छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि जो हमने कार्य किया उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा होगा, अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, किसी संरक्षी बल के विरोध में, अगेंस्ट मतलब विरोध में। तो गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है, पत्थर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरोध में हमने कार्य किया। तो 37 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 का बी हमारा करेक्ट। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय यू एक्स इक्वल टू ए बाई एक्स की पावर 12 माइनस बी बाई एक्स की पावर 6 वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। द एटम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। जो ऊपर सवाल था वही फिर पूछ लिया। कह रहा है कि कोई दो एटम है, इन पर जो है इनकी स्थितिज ऊर्जा यू एक्स इक्वल टू ए अपान एक्स की पावर 12 माइनस बी अपान एक्स की पावर 6 है, जहाँ पर ए और बी हमारे धनात्मक नियतांक हैं और एक्स हमारा डिस्टेंस है दोनों एटम के बीच की। तो कह रहा है अगर ये दोनों एटम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब संतुलन में है, स्थायी संतुलन में, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अभी ऊपर हमने किया, स्थायी संतुलन के लिए जरूरी है कि बल, नेट बल 0 हो, तो वैसे ही नेट बल 0 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ देखिए यू एक्स इक्वल टू ए अपान एक्स की पावर 12 माइनस बी अपान एक्स की पावर 6, या इसी को डी यू अपान डी एक्स कर देंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल बराबर कार्य बटे विस्थापन। कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित है, तो ये ऊर्जा बटे विस्थापन हो जाएगा। तो जब डी यू अपान डी एक्स करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किए थे, ये डी यू अपान डी आर तो 0 था, तो वैसे यहाँ भी डी यू अपान डी आर बराबर 0 कर दिए। तो जब डी आर करेंगे तो यहाँ x है तो डी एक्स होगा, तो ये एक पावर बढ़ जाएगी, और जब एक पावर बढ़ जाएगी तो एक माइनस कम पावर नीचे भाग दिया जाता है, तो एक कम पावर 12 होगी, तो 12 ऊपर जाके 12 ए हो गया, माइनस यहाँ पर x की पावर 6 है तो 7 हुआ, और एक कम का भाग दिया जाता है, तो नीचे 6 होगा, वही ऊपर जाके माइनस 6b हो गया। तो ये हो गया हमारा 0। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे x की पावर 6 इक्वल टू, ये घटेगा तो 6 बचेगा, 7 6 13, तो x की पावर 6 इक्वल टू 2a अपान b। सॉल्व करने पे इतना आएगा, 2a अपान b, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, देयरफॉर x बराबर 2a अपान b की पावर, ये इधर आएगा तो 1 अपान 6 हो जाएगा। तो 38 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आ गया द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन। तो कह रहा है मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हेर्ड इन ए वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। कह रहा है कि एक यम द्रव्यमान का कोई पत्थर है, उसको धागे से बांध करके
वर्टिकल सर्किल यानी ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं उंगली में फंसा करके, तो कह रहा है द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, तो ऊपर नीचे अगल बगल में से वो पत्थर कहाँ रहेगा जब डोरी के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये हमारा आंसर सही होगा। जब पत्थर सबसे निचले बिंदु पर रहेगा तब डोरी के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ये मान लीजिए कोई वो है सर्किल है जिसमें घुमाया जा रहा है ऐसे ऐसे, तो यहां पर देखिए मान लीजिए कोई धागा है, ये तीन स्थितियां बनेगी। तो देखिए जब नीचे रहेगा तो इस पर इसका द्रव्यमान नीचे को काम करेगा mg और इसका तनाव बल ऊपर को काम करेगा T, और जब ऊपर रहेगा तो इस पर mg भी नीचे को काम करेगा और T हमारा 0 रहेगा, 0। क्यों? क्योंकि जब इस बिंदु पर आएगा अगर इतने वेग से घूम रहा है, जब ये रस्सी ढीली ना हो पाए, धागा ढीला ना हो, तो उस समय T बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तनाव इधर को होगा, mg इधर को, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर जब होगा तो खिंचाव सबसे ज्यादा होगा नीचे वाले बिंदु पर। यहाँ पर देखिए T बराबर mg होगा ऊपर वाले बिंदु पर, नीचे वाले पर T माइनस mg इक्वल टू ma होगा। इस प्रकार से होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए mg नीचे को काम कर रहा है और टेंशन भी 0 है, तो जब mg नीचे को काम करेगा तो ये जो धागे का तनाव है वो कम होगा। लेकिन यहाँ जब mg नीचे को काम करेगा तो इस धागे में तनाव ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ mg नीचे को काम करेगा तो धागा ढीला होगा, और यहाँ mg जब नीचे को काम करेगा तो धागा टाइट होगा, तो सबसे ज्यादा तनाव इस पर होगा, यहाँ पर इससे कम होगा। तो इसलिए नीचे वाले बिंदु पर धागे के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो इसको देखते हैं। देखिए 39 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन इन द वायर इज मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पॉइंट। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ की गति में टेंशन जो होता है तनाव डोरी में, वो निचले बिंदु पर सबसे ज्यादा होता है। कैसे होता है वो हमने बता दिया। सो द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन द मास इज इन द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो इसलिए निचले बिंदु पर धागे के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो 39 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure. Just complete a vertical circle of diameter AB equal to D. The highest h is equal to. कह रहा है कोई एक ये बॉडी है, वस्तु है, ये यहाँ पर है और यहाँ से फिसलना शुरू करती है। देखिए स्लाइडिंग लिखा है। स्लाइडिंग का मतलब फिसलना, बिना घूमे हुए खिसके, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा दिया जाए तो फिसल के आ जाए यहाँ तक, उस तरह हो रहा है। एलॉन्ग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक यानी घर्षण रहित ये पथ पर ऐसे लुढ़क रही जिसकी ऊंचाई h है। कह रहा है अगर ये लुढ़कते समय एक चक्कर अपना कंप्लीट कर ले, एक मतलब फिसलते समय एक बार लुढ़क भी जाए
यानी एक चक्कर कंप्लीट कर ले, तो एक चक्कर में क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी कह रहा है। इसकी जो ए से बी वाला पॉइंट है इसका व्यास है यानी डायमीटर है, यानी त्रिज्या का दुगना है। तो कह रहा है ये एच कितना है, एच कितना है ये हमको बताना। एक वस्तु है प्रारंभ में रुकी हुई है, अब वो फिसलना शुरू करती है घर्षण रहित सतह पर जिसकी ऊंचाई एच है और फिसलते समय वो एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में चलती है एक बार, केवल एक बार, जिसका डायमीटर ए बी है जो कि डी है। तो कह रहा है ये ऊंचाई एच कितनी है ये हमको बताना। तो यहां पर देखिए, तो देखिए यहां पर ये एच ऊंचाई है और यहां तक आ रहा है, यहां से फिसल के यहां तक, और एक बार एक चक्कर भी लगाता है। तो ये बॉडी जेट रेस्ट इनिशियली, प्रारंभ में ये स्थिर है, तो जब स्थिर है तो स्पीड इसकी 0 होगी, और जब यहाँ पर आता है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड v हो जाती है। तो आइस ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। चूंकि ये घर्षण रहित पथ है तो जितनी यांत्रिक ऊर्जा यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ रेस्ट में है तो टोटल गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर वही है, यहाँ पर चूंकि स्थिर है तो स्थिर ऊर्जा है, वही यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई यानी प्रारंभिक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर अंतिम बिंदु, फाइनल अंतिम बिंदु पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो अब इस बिंदु पर देखते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर तो v 0 है तो गतिज ऊर्जा हमारी 0 हो गई, प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई mgh इक्वल टू, अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा है हाफ mv² और h जब यहाँ पर आ जाएगी तो ये पूरा नीचे ही आ गई तो h 0 हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। यानी यहाँ पर कुल गतिज ऊर्जा है वही यहाँ आ करके स्थितिज ऊर्जा में बदल जा रही है। तो 0 हो गया, mgh बराबर हाफ mv² प्लस 0 यानी h बराबर v²/2g, ये निकल के आया। अब फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्किल, अगर एक वृत्ताकार पथ, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ यानी वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करना है तो उसके लिए वेग हमारा √5gr से ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। नीचे gr और इस बिंदु पर gr, इस बिंदु पर √gr, इस बिंदु पर √3gr और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए √5gr, यानी अब यहां से घूम के आना है अगर तो इससे ज्यादा होना चाहिए v से, और अगर यहीं तक आके फिर नीचे चले जा, मतलब एक चक्कर एकदम कम से कम वेग जो हो जिससे वृत्ताकार पथ में घूम जाए तो v इक्वल टू √5gr होगा या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये h इक्वल टू आ गया हमारा, v की जगह √5gr रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5gr/2g नीचे है ही तो 2g हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 5/2r इक्वल टू 5/4, और ये r जो त्रिज्या है ये d के बराबर बताया गया है, ए बी स्क्वायर की जगह कह रहा है d रखना है, तो यानी तो ये जब हम r की जगह d/2 रखेंगे तो नीचे 2 का गुणा होगा तो ये 5/4d हो जाएगा। 40 का d विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।